हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोगों ने क्या इसे अब हम लोगों ने एंड कर लिया है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। और उसमें से हम लोगों ने देखा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर भी देख लिए थे, और उनके इमेज फॉर्मेशन भी देख लिया था। ठीक, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो कुछ लाइट वो बेंड होती है। तो वही क्या होता है, तो बेंडिंग ऑफ दैट लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, आपको रिफ्रैक्शन से यही समझ लेना है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट when travel from one medium to another medium, that is called a refraction. ओके, यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। द फिनोमिना, देख लीजिए, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स। ठीक है, यहाँ पे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, तब जो बेंड होगी उसे ही कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। when it is goes from one medium to another medium is called refraction of light. ओके, ये है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। ओके, यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है। The reason of refraction of light is that it when it travel with a different velocity in different medium. क्यों अच्छा बेंड होती है लाइट? जैसे क्या है, एक मीडियम है, एयर मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो एयर में दूसरी वेलोसिटी है, और दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे आई थिंक वाटर में ही जा रही है, मान लेते हैं वाटर में ही जा रही है, तो वाटर में उसकी डिफरेंट वेलोसिटी होगी। तो इसमें वो तेज चल रही होगी, इसमें स्लो हो जाएगी, तभी आपका क्या हो जाएगा, बेंड लाइट हो जाएगी। अभी आप देखेंगे कि किधर बेंड होगी, नॉर्मल। अभी अब देखेंगे कि कौन से मीडियम में किधर जाएगी, तब बेंड होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ लॉज। अब जैसे हमने पढ़े थे ना रिफ्लेक्शन के लॉज, थ्री लॉज थे, ऐसे ही कुछ रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं। ओके, तो पहला लॉ तो जैसा उसका था वैसा ही इसका भी लॉ है। पहला क्या है? पहला लॉ कि जो इंसिडेंट रे आएगी और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, ये सारे एक ही पॉइंट पर रहेंगे। जो पहला लॉ है आपका, वो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, दे ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। अच्छा, यहाँ पे इस डायग्राम से हम क्लियरली समझ भी पा रहे होंगे। जैसे ये आपका एक सेम पॉइंट है, या फिर कह लीजिए ये प्लेन है। ठीक है, ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है यहाँ से। ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। ठीक है, ये इसे रिफ्लेक्टेड नहीं कहने, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बेंड हो रही है। अच्छा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड, वैसे लाइट को जाना तो ऐसे सीधे चाहिए। अब ये बेंड किधर हो गई? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो आप समझ लीजिएगा ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ओके, जहाँ में स्पीड इसकी स्लो हो जा रही है। ये तो पहला हो गया आपका। फिर सेकंड क्या हो गया आपका? द रे। अच्छा, ये तो सेकंड वाला पढ़ने के मतलब सेकंड वाला जो लॉ है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कितना लाइट बेंड होगी और क्या कहा जाएगा। जो एंगल डेविएट होगा ना, वो हम निकालने के लिए इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन पता लग जाता है कि कितना एंगल हमारी लाइट डेविएट हुई है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल की है, तो कितना डेविएट की हुई है। तो वही जब निकालते हैं, तो हम इंसिडेंट एंगल से रिफ्लेक्टेड एंगल माइनस कर देते हैं, वही आपकी निकल आता है एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, नेक्स्ट आपका कौन सा है लॉ? द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज कांस्टेंट। ठीक है, इसी को आपका आगे चलकर अभी क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ भी कहा जाएगा। जब लाइट एक मीडियम से फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी, तो जो एंगल होगा, एंगल किसका? इंसिडेंस एंगल थ्रू द नॉर्मल बनेगा। जो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल होगा, तो उसका साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंड द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, इसी को यही क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्नेल्स लॉ है, जैसे साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। अच्छा, ये जो v1 अपॉन v2 है ना, ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम है। यही दोनों इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, ये भी आपका स्नेल्स लॉ ही कहा जाएगा। ओके, तो स्नेल्स लॉ आपने देख लिया होगा क्या है।
जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम ट्रेवल जब लाइट ट्रेवल करती है तब लाइट थोड़ी सी बेंड होती है, तो उसी लाइट द एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ओके, अब ये देख लेते हैं कि लाइट जो होगी वो किधर बेंड करेगी। ठीक है, जैसे एक रेयरर मीडियम होता है और डेंसर मीडियम होता है। रेयरर मीडियम में क्या होता है, रेयरर मीडियम में क्या होता है, जो इस वेलोसिटी होती है मतलब स्पीड ऑफ लाइट होती है वो फास्ट होती है, ग्रेटर होती है। ओके, और जो डेंसर मीडियम होता है ना उसमें वेलोसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेसर इज नोन एज डेंसर, जिसमें वेलोसिटी कम होती है वो डेंसर मीडियम होता है, जिसमें वेलोसिटी ज्यादा होती है वो रेयरर मीडियम होता है। जैसे अब देख लेते हैं किधर बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी लाइट या नॉर्मल के अवे बेंड करेगी। ठीक है, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ओके, जैसे ये साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो ये नॉर्मल की, जैसे आनी तो लाइट ऐसे चाहिए थी, बेंड किधर हुई, नॉर्मल की तरफ, ये नाप की नॉर्मल है, इसकी तरफ बेंड हो गई। अब जब डेंसर से रेयरर मीडियम यानी कि ग्लास से जा रहे हैं एयर में, अब देखो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट वैसे जानी तो ऐसे चाहिए थी, रे ऑफ लाइट बेंड किधर हो गई, ये अवे द नॉर्मल भाग गई। ठीक है, तो डेंसर से रेयरर में जा रही है। यहाँ से आपको डेंसर और रेयरर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइक ग्लास टू एयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेलोसिटी, जो कि स्पीड होती है, और उसकी वेवलेंथ, ये तो दो चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका कलर, ठीक है, ये दो चीजें कांस्टेंट रहते हैं। वह जैसे ही है वैसे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है और क्या चीज आपकी चेंज होती है। तो आपकी और वेलोसिटी वेवलेंथ और वेलोसिटी ये दोनों तो चेंज होंगे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका कलर, ये कौन से कलर की लाइट है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, the light will not deviate from its path while one medium has a color। या देखो क्या हुआ, सेकंड वाले में इसमें कहा गया है कि जैसे जब लाइट डेविएट होती है, डेविएट होने का रीजन क्या है कि जो पहला मीडियम है ना, उसके दूसरे मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, इसीलिए तो डेविएट हुई। अगर क्या हो जाए कि डेविएशन एंगल या फिर परपेंडिकुलर हो जाए, डेविएशन एंगल जीरो हो जाए, या फिर इंसिडेंसी एंगल जीरो हो जाए, तब लाइट डेविएट नहीं होगी, तब सीधी सीधी निकल जाएगी। या फिर कह रखा है कि दोनों जो मीडियम है ना, या कि जैसे मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, इन दोनों मीडियम की जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी है जिसमें लाइट ट्रेवल करेगी, वो सेम हो जाए, तब आपकी जो लाइट है वो बेंड नहीं करेगी। ठीक है, अभी कहा गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम आर इक्वल, अगर इक्वल कर दिए जाते हैं तो वो आपकी जो लाइट है वो बेंड नहीं करेगी। ओके, तो इसी को जो बेंडिंग ऑफ लाइट, when the light ray move from one medium to another without any deviation, this phenomena is called transmission not refraction। ठीक है, जो जैसे कि जब बेंड करती है लाइट तो उसे तो रिफ्रैक्शन कहते हैं, जब बेंड नहीं कर रही है लाइट तो उसे आप ट्रांसमिशन कहेंगे, इसे आप रिफ्रैक्शन का नाम नहीं देंगे। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है रेयरर और डेंसर मीडियम का। ठीक है, रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, जिसमें जिसमें लाइट की स्पीड स्लो होगी, ठीक है, वो डेंसर मीडियम होगा। जिसमें लाइट की स्पीड फास्ट होगी, ग्रेटर होगी, वो आपका रेयरर मीडियम होगा। ओके, व्हेन लाइट इन लाइट मीडियम विच ट्रेवल्स फास्टर, जब फास्टर ट्रेवल होगी तो रेयरर मीडियम है। व्हेन वाइल द विच द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर इज कॉल्ड, मतलब व्हेन द स्पीड इज फास्टर, हियर बोथ आर रिटन, वाइल दैट इन विच इट्स स्पीड इज स्लोअर, स्लोअर लिखना चाहिए तो दैट इज डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम वगैरह। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंपैरेटिव डेंसिटी ऑफ द सम कॉमन। अच्छा, डेंसिटी कैसे फर्क पड़ता है लाइट की स्पीड पे, जैसे डायमंड है, ग्लास है, ये है, एयर है, वाटर है, इनकी जैसे डेंसिटी को ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है,
तो सबसे जो डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इज लेस, सबसे कम डेंसिटी क्या होती है, वैक्यूम की होती है। तो वैक्यूम में क्या होगा, सबसे ज्यादा तेज लाइट ट्रेवल होगी। द मीडिया विच हैज हाइयर डेंसिटी आल्सो द स्लोअर मीडियम इज स्लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल स्लोली इन दैट मीडियम। जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी ना, उसमें लाइट सबसे कम ट्रेवल करेगी। ये अभी एक ध्यान रखिए, डेंसिटी इज एक मेजर फैक्टर that help in the traveling of light, light को travel होने में help करते हैं। In other hand, the medium which is lower density and faster medium, that is light travel is very fast, इसमें लाइट तेज से ट्रेवल करेगी, किसमें, जिसकी डेंसिटी कम स्लो होगी। ठीक है, अब क्या आते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब है, उसमें कैसे क्या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आपका होगा, उसको देख लेते हैं कि कैसे क्या। ठीक है, अच्छा, तो ग्लास स्लैब रखा हुआ ना, जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा हुआ, तो पहली बात तो ग्लास स्लैब जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा। और जो ये एयर में रखा है ना, मीडियम 1 और मीडियम 2, ये आपके रेयरर मीडियम हो जाएंगे। तो ये जैसे लाइट एक इंसिडेंस रे आ रही है, पहले इसे जाना तो इधर चाहिए था, ये डेंसर मीडियम में आई है, तो पहले थोड़ी दूर, जितनी देर ये ग्लास में रहेगी ना, उतनी दूर ये अब मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड होगी। ठीक है, फिर जब रेयरर से डेंसर मीडियम में निकले, मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी ना, तो ये नॉर्मल से अवे होगी। ठीक है, ये आपका एक ग्लास स्लैब वाला एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही देखो कहा गया है कि कितना एंगल डेविएट होगा। तो पहले ये लिखा हुआ, जैसे स्नेल्स लॉ क्या था आपका, sin angle 1 और एंगल r ये था। ठीक है, फिर ऐसे ही उसका ले लिया जब ग्लास से एयर में गई। ओके, तो sin angle I2 और आई आई मतलब R2 का ले लिया गया। अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लिया गया, तो ये sin angle I1 जो था वो I2 के बराबर, sin angle I2 के बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा, और sin angle R1 जो होगा वो I2 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिएगा वही, sin angle R1 इज इक्वल टू I2, देन sin angle I1 इज इक्वल टू R2। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इक्वल्स टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी सेकंड रिफ्लेक्शन के। ठीक है, जैसे कि, अच्छा, ये सेकंड क्यों कहा गया, क्योंकि जब ग्लास स्लैब के लाइट बाहर भी तो जाएगी ना, वो सेकंड हो जाएगा। पहला जब ग्लास स्लैब के एंटर हुई, दूसरा जब ग्लास स्लैब से बाहर निकली। ठीक है, ये टाइप वाला, तो ये R2 हो जाएगा, ये R1। तो वही कहा गया ना कि I1, जो I1 होगा ना, इंसिडेंस एंगल I1, वही R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ लिखा है, इन अदर वर्ड इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर therefore no deviation in the path of emergent while the respect to incident ray, but there is lateral shift when with respect to the incident ray। लेकिन होता क्या है, जब एक ग्लास स्लैब से लाइट ट्रेवल करती है ना, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन थोड़ा सा लाइट क्या होगी, डेविएट होगी, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगी, उसी को लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे क्या है, अब देखिएगा, लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए बेंडिंग लाइट मोर एंड बेंडिंग कैपेसिटी मोर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है कि किस मीडियम में कितनी लाइट बेंड कर रही है ना, ये जो इंडेक्स है ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी आपकी कैलकुलेशन भी आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट पहले तो निकाल सकते हैं हम sin angle I/sin angle R से। ठीक है, इस रेशियो से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, ये ऐसे निकाल सकते हैं कि कैसे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। जैसे आपका इंसिडेंस एंगल तो दिया ही होगा, और रिफ्रैक्टेड एंगल भी दिया होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, तो इनका जो रेशियो होगा वही आएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1 से। अब ये देख लीजिए, मीडियम 2 पहले लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, अब मेन आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है, चलो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस मीडियम समझाए गए हैं कि कैसे मीडियम लिए जाते हैं। अगर आपका ये लिखा हुआ है N21, तो आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा, ये होगा। कैसे आप पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, या अगर ये लिखा हुआ है N12, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2 ये होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
जी ए लिखा हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास विद एयर, ठीक है, जी ए। अगर एन ए जी लिख दिया गया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर का होगा, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ से आप मतलब ये राइटिंग समझ सकते हैं कि कैसे क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के, जैसे ये लिखा हुआ है। अब ये आप समझ लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मतलब मीडियम टू का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया। यहाँ पे टू वन का निकाला गया है, किसके रिस्पेक्ट में, टू के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इन दोनों में रिलेशन देख लीजिए क्या है। ये तो आप देख ही चुके हैं, जिसमें जो डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड स्लो होगी, और जो रेयरर मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड बहुत तेज फास्ट होगी। तो यही लिखा हुआ है फास्टेस्ट द वैक्यूम, वैक्यूम में सबसे तेज लाइट की स्पीड हो जो कि 3 इंटू, हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, 3 × 10⁸ ये वेलोसिटी किसकी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके। अब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्पीड से भी निकाल सकते हैं, कि स्पीड कैसे, क्या, अभी तो हमने एंगल से निकाला। अगर हमें पता है कि इस मीडियम में इतनी स्पीड है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम वन। ओके। तो इस तब इस कंडीशन में हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन और वी वन की स्पीड का रेशियो विद किसके रिस्पेक्ट में लेना है, टू V2 मतलब मीडियम टू के स्पीड पे। अगर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही देखो, यहाँ पे कंफर्म पूरा क्लियर है। अगर आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो क्या लेना पड़ेगा, स्पीड ऑफ मीडियम टू की स्पीड और मीडियम वन की स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। मतलब दो तरीकों से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, पहला तो आपका साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रेशियो और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या निकाल सकते हैं आप, स्पीड से, ठीक है, एक मीडियम की दूसरे मीडियम की स्पीड से। अब आता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिलेशन होता है सिर्फ एयर की स्पीड से। ओके। जैसे यहाँ पे क्या है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा ना, तो एब्सोल्यूट जब निकाला जाएगा तो ये एयर की रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, जहां भी कुछ हुई हो, ठीक है। जैसे कोई भी मीडियम हो उसका एयर की स्पीड के साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। सेकंड क्या आ जाता है, यहाँ पे कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दी हुई है टेबल, जैसे एयर का है एब्सोल्यूट इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003, आइस का है 1.31, वाटर 1.33, अल्कोहल 1.36, कैरोसिन 1.44, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज ये 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल ये है 1.473, बेंजीन है जैसे गिवन है आपके, देख लीजिए सबसे ज्यादा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, हम्म, ठीक है, ये नोट आपको कंपलसरी मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स, कुछ कलर पे भी डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम किसका होगा, वॉयलेट कलर का, एंड लीस्ट किसका होगा, लोअर रेड कलर का। इसीलिए क्या होता है, तभी ज्यादा रेड कलर क्या होता है, सबसे कम होता है ना, तो सबसे कम बैंड होगा, इधर उधर डिफ्रैक्ट होने वाला है। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, जैसे द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। किसी भी किसी भी मीडियम की क्या है, जो एबिलिटी है ना कि वो बेंड कर देती है लाइट, ठीक है, लाइट को रिफ्रैक्ट कर देती है। जैसे आ रही है, जैसे एक मीडियम की एक एबिलिटी होती है ना कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगी, वही होती है क्या, उसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव ऑप्टिकल डेंसिटी कहेंगे। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मास डेंसिटी, ये मास डेंसिटी से डिफरेंट होती है। जो कि जैसे मास डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो। ऑप्टिकल डेंसिटी रिफर टू द लाइट बेंडिंग कैपेसिटी और ऑब्स्ट्रक्शन कैपेसिटी, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अच्छा, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ये आपका रेशियो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो रेशियो होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो
होगा उतनी ही आपका ऑप्टिकल डेंसिटी होने वाली है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट या एक्चुअल डेप्थ का। जैसे यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ आपने देखा होगा। अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप एक जैसे टब लीजिए, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आकर एक कॉइन डालिए, तो जितना वो होगा ना, उससे एक्चुअल में जितना वो डीप होगा ना, जहाँ पे कॉइन होगा पड़ा, उससे वो आपको ऊपर दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यही है अपेरेंट डेप्थ। यहाँ से क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको जो एक्चुअल दिखना होता है ना, उससे ज्यादा क्यों, अच्छा क्योंकि आप देख रहे होते हैं, आप वैक्यूम में खड़े हुए हैं, एयर में खड़े हुए हैं, और जो वो रखा हुआ है कॉइन, वो डेंसर मीडियम में है। तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होंगी वो स्लो होंगी, और आपकी जो एयर की होंगी वो फास्ट होंगी। तो थोड़ा सा बेंड होके आएंगे, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो कॉइन होता है वो ऊपर आपको दिखता है। जैसी ही इसकी डेप्थ होती है, वैसे एक्चुअल में वो नहीं होता है, ठीक है। ये निकालने के लिए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद एयर निकालते हैं, तो एक्चुअल डेप्थ जिसकी उसकी एक्चुअल डेप्थ है अपॉन अपेरेंट डेप्थ, मतलब जितनी वो एक्चुअल डेप्थ में है, और अपेरेंट डेप्थ में मतलब जितनी वो दिख रही है डेप्थ, वो आपकी अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी। ये आपका फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए, जैसे अपेरेंट डेप्थ और इसके ये निकालने के लिए है फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स किसके रिलेटेड हैं, ये आपके एग्जांपल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं रिलेटेड। आप देख लीजिएगा, जो ना समझ में आए वो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्या, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल की आई थिंक परसों की क्लास में पढ़ा था कि इस स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल स्फेरिकल लेंसेज के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ओके। तो पहली चीज, लेंस होता क्या है ये देख लेते हैं। लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट और होमोजेनियस मीडियम है, फॉर्म्ड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस को मिला करके जो एक होमोजेनियस और ट्रांसपेरेंट बना दिया जाता है मीडियम, उसे कहते हैं लेंस। और एक कर्व्ड और एक प्लेन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दो आपके कर्व ही मिलाए जाएं, या दो आपके प्लेन सरफेस, या दो आपके जैसे सरफेसेस ही मिला दिए जाएं, उनके उनसे जो बना वो लेंस ही होगा। दो आपके प्लेन भी मिलाए जा सकते हैं, एक प्लेन दूसरे प्लेन से, या दो कर्व मिलाया जा, अभी आप आगे पढ़ेंगे ना मेरे लेंस के बारे में, ठीक है। तो उनसे जो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बनता है उसे कहते हैं लेंस, ठीक है। द कर्व सरफेस कैन बी स्पेरिकल, जो कर्व सरफेस होगा वो स्पेरिकल ही हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, पैराबोलॉइड हो सकता है, बट मोस्टली द सरफेसेस आर स्पेरिकल। लेकिन ज्यादातर जो लेंसेज होते हैं वो आपके स्पेरिकल ही हो गए, ठीक है। तो स्पेरिकल लेंसेज आर मेनली ऑफ टू टाइप, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है आपका कॉनकेव लेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं ना, कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था और कॉनकेव लेंस पढ़ा था। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, वो कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है। जो होगा थिक होगा, बीच की सरफेस थिक होगी, ठीक है। ये होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही कॉनकेव जो लेंस होगा वो इस टाइप का लेंस होने वाला है, इसे कॉनकेव लेंस। अभी ये आपको देख लीजिएगा, जैसे आपने पढ़ा था ना, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता ना, तो वो ऐसे होता था, और अंदर से वो पॉलिश्ड हो जाता था, ठीक है। अंदर से पॉलिश हो जाता तो बाहर से खाली रहता था। तो ये आपका बाहर एक साइनी, बाहर बाहर साइनी सरफेस रहती थी। तो ऐसे ही दो अगर सरफेसेस को ऐसे मिला देते हैं ना, साइनी साइनी सरफेसेस को, तो ये, अरे गलत हो गया, ये आपका जो बनेगा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ऐसे ही देख लीजिएगा कि ये जो एक ऐसे आपका ये बाहर से जब बाहर से वो कर देते थे, पॉलिश कर देते थे, तो तब ये कॉनकेव कॉनकेव उसकी तरह यूज होने लगता था, मिरर की तरह। अब ऐसे ही दो मिला देंगे कॉनकेव, तो ये भी अंदर से पॉलिश कर दें बाहर से, तब ये आपका कॉनकेव लेंस की तरह यूज होने लगेगा, ठीक है। अब यही क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक चीज उल्टा हो जाती है। जो आपका कॉनकेव मिरर था, जो आपका कॉनकेव, वहां पे जो आपका कॉनकेव मिरर था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, कन्वर्जेंस में, कन्वर्जिंग मिरर भी उसे कहा जाता था, कन्वर्जिंग मिरर। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो कॉनकेव लेंस होगा ना, वो डाइवर्जिंग हो जाएगा, वो लाइट को डाइवर्ज करेगा। और जो कॉन्वेक्स हो जाए होगा कॉन्वेक्स होगा, वो लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा।
बस यहाँ पे देखिएगा लेंस का, यहाँ पे जो मिरर का था उसका उल्टा समझ के चलिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, जैसे इस कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब वहां पे कैसा था, स्फेरिकल जब मिरर पढ़ रहे थे तो वहां पे कन्वर्जिंग जो मिरर था ना वो कॉनकेव मिरर था। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ ये कुछ है, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स क्या है और बाई कॉन्वेक्स क्या है। ठीक है, जब दो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सरफेस, अभी आपने देखा ना कि ये लेंस कैसे बनते हैं, कि दो स्पेरिकल सरफेसेस को मिला करके एक लेंस बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे था बाई कॉन्वेक्सो। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, जब हम दो कॉन्वेक्स सरफेसेस को मिलाएंगे तब जो लेंस तैयार होगा ना तो वो बाई कॉन्वेक्स लेंस तैयार होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स। जैसा कि इस नाम से आपको पता चलता होगा कि एक प्लेन रहने वाला है और एक कॉन्वेक्स सरफेस रहने वाला है, तो हम एक सरफेस यहाँ पे कॉन्वेक्स ले लेंगे, एक सरफेस प्लेन ले लेंगे, तो वो प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएंगे मिरर्स। ठीक है, लेंस वो प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट कौन सा थर्ड टाइप है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा आपने। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक सरफेस तो हम कॉन्वेक्स की लेंगे और एक सरफेस हम कॉनकेव की लेंगे। तब जो मेरे लेंस यूज होके आएगा ना, तब जो लेंस की सरफेस आएगी या लेंस आएगा वो आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस आएगा। नेक्स्ट आपके कॉनकेव लेंस देख लेते हैं कि कॉनकेव लेंस कौन से हैं। तो कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, जब हम दो, ठीक है, दो कॉनकेव सरफेसेस को मिला देते हैं, कॉनकेव सरफेसेस को, तो ये क्या हो जाती हैं। ठीक है, जब कॉन्वेक्स सरफेसेस को मिलाते हैं जैसे, तो कॉनकेव तो बाहर रहेंगी, तो उनको क्या कह देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये भी तीन टाइप के। अच्छा, ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। आपने देखा था जब कॉनकेव मिरर देख रहे थे तो कॉनकेव जो मिरर थे वो कन्वर्जिंग थे। अब ये जो कॉनकेव लेंस हो जाएंगे वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, कॉनकेवो कॉनकेव या बाई कॉनकेव। जब दो कॉनकेव सरफेसेस को मिलाते हैं तब हमारा बाई कॉनकेव या कॉनकेवो कॉनकेव बनता है। और यही प्लेनो कॉनकेव क्या होगा, जब हम दो, एक प्लेन सरफेस रखेंगे एक कॉनकेव सरफेस रखेंगे तब हमारा प्लेनो कॉनकेव बन जाएगा। यही कॉन्वेक्सो कॉनकेव या फिर कॉनकेव मिनिस्कस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब हम एक सरफेस कॉनकेव रखते हैं और एक सरफेस कॉन्वेक्स रखते हैं तब हमारा जो लेंस बन के आता है वो हमारा आता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेव मेनिस्कस। ओके, यहाँ तक आई थिंक हमें आपको समझ में आया होगा सब कुछ। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। इन जनरल द कॉन्वेक्स लेंस मीन्स बाई कॉन्वेक्स लेंस, ओके, एंड कॉनकेव लेंस मीन्स बाई कॉनकेव लेंस, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ और डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू द लेंस। लेंस से रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन, जैसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ ही लिया था। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन जो कि पास होती है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, यहाँ पे C1 लिखा हुआ है और C2 लिखा हुआ है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। C1 और C2 आई थिंक यहाँ पर अगर डायग्राम बना होता है तो वहां पे क्लियरली, हाँ हाँ बना हुआ डायग्राम। जब हम एक सरफेस देखा था ना कि एक यहाँ पे क्या मिला रहे हैं, दो मिरर्स हम मिला रहे हैं। ठीक है, आपको जैसे ये जब हमने आपका रखा ना तो इसका भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो हम मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। अब जब ये हमने एक सरफेस रखी ना मिरर की तभी तो मिला, तो इसका जो कौन एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो ये होगा। तभी एक तो C1 दे दिया गया, एक C2 दे दिया गया। ठीक है, ये हो गए आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन पास होती हुई जाए, वही क्या होती है, आपकी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे लीव पैरेलल टू द इंसिडेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लोकेटेड इनसाइड द लेंस। ठीक है, ये आपका भी इससे हम बताएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है जो इसके लेंस के इनसाइड में है उसे कह देंगे हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। जैसे इसमें भी सेम वही चीज ले लीजिए कि इसका जब ये हमने रखा तो इसका भी एक प्रिंस ये रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमने ये पार्ट रखा तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। ओके, तो दोनों तभी यहाँ पे C1 C2। अच्छा, यहीं से एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, जो फोकस होंगे ना वो भी दो होंगे। क्यों, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये जैसे है, ये C1 है तो ये F1 हो जाएगा यहाँ पे,
F2 हो जाएगा। फोकस भी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, और इससे क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और ये जो लाइन जा रही है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ओके। और यहाँ से एक चीज है, जैसे ये आपने देखा था, ये जो लाइन पास हो रही है ना, ये अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे, इंसिडेंट रे पास होती है, तो वो फिर से सीधी रे चली जाती है, वो बिल्कुल डिफ्रैक्ट, मतलब वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जो ऑप्टिकल सेंटर से कोई इंसिडेंट रे पास होगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधी चली जाएगी। फोकस क्या होता है? फोकस तो आपने मिरर में पढ़ा ही होगा। फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सेस पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है उसे फोकस कहते हैं। यही फोकस ऑफ लेंस हो जाएगा। अब यही आपको अभी बताया था फोकस क्या होते हैं। फोकस यहाँ पे दो होंगे, एक फोकस 1 होगा, एक फोकस 2 होगा। ठीक है, तो फोकस फर्स्ट है और फोकस सेकंड, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 था, तो ये फोकस 1 हो जाएगा, इसका भी ऐसे फोकस 1 हो जाएगा। ऐसे ही फोकस फर्स्ट हो गया, फोकस सेकंड हो जाएगा। ठीक है, पहले ये फोकस फर्स्ट था किसका? कॉनकेव का। कॉन्वेक्स का था, फोकस फर्स्ट है कॉनकेव का है। अभी आएगा फोकस फर्स्ट सेकंड कॉन्वेक्स का, और फोकस सेकंड कॉनकेव का। ठीक है, ये देखिए फोकस सेकंड आपका कॉन्वेक्स का, ये फोकस सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं, इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे, तो फोकस भी दो होंगे। अब नेक्स्ट है आपका फोकस, फोकस किसका? सेकंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव लेंस। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक? फोकल लेंथ, फोकल प्लेन। अच्छा, फोकल प्लेन, जो ये सब सारे कुछ जैसे हम बता रहे थे, जैसे कुछ जो भी कुछ अभी तक हुआ है ना, वो सब क्या हुआ है, जैसे एक प्रिंसिपल एक्सिस बन रही थी, फोकस बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था, ये सब क्या होंगे? एक फोकल प्लेन से पास होकर जाएंगे। ठीक है, फोकल प्लेन कहाँ? जहाँ पे एक अरे, जहां पे भी फोकस होगा वो फोकल प्लेन कहने लगेंगे। ठीक है, उसे वो फोकस प्लेन नोन कहलाया जाएगा। अब आते हैं फोकल लेंथ क्या होगी, पोल से देख लिया जाए। अच्छा, वहां पे जो मिरर में देखते थे तो पोल से देखते थे, यहाँ पे क्या देखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से फोकस पॉइंट तक देखेंगे, वो डिस्टेंस क्या होगी? फोकल लेंथ उसे कहेंगे। अपर्चर क्या होगा? अच्छा, उसमें देखा था हम लोगों ने कि अपर्चर क्या होता था। ठीक है, कि कितना इफेक्टिव है लाइट, कितना मतलब जैसे एक लेंस ये है, तो कितना लाइट की रे उसको कवर करके चल रही है ना, वही अपर्चर होता है। तो यहाँ पे उस पे अपर्चर का डिपेंड होगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड होगा। इंटेंसिटी ऑफ इमेज फाउंड बाय द लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपर्चर। ठीक है, अपर्चर के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने जब मिरर पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज देखी थी कि जो कॉनकेव बन रहे थे, कॉनकेव में जो इमेजेस बन रही थी, ठीक है, या फिर उनका फोकस कह देते थे, तो जो कॉनकेव का फोकस था ना वो था लेफ्ट साइड, वो था नेगेटिव। और जो कॉन्वेक्स का जो फोकस था ना वो पॉजिटिव होता था। यहाँ भी अब क्या होता था, जो कॉन्वेक्स में होती थी वो सारी इमेजिनरी बन रही थी और कॉनकेव में रियल बन रहे थे। यहाँ जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा? जो कॉन्वेक्स का फोकस होगा ना वो रियल होगा। ठीक है, और जो कॉनकेव का फोकस होगा वो होगा वर्चुअल तुम्हारा। ठीक है, अच्छा, अब फोकल लेंथ देख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ लेंस मींस द सेकेंड फोकल लेंथ। ओके, क्या होगा? जो अभी देखा था कि फोकस कितने बन रहे थे? दो बन रहे थे, लेकिन जो फोकल लेंथ मानी जाएगी वो क्या कहते हैं कि सेकेंड फोकस की फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। हम लोग देख क्या रहे थे? कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव हो जाएगी, और फोकल लेंथ कॉनकेव की क्या हो जाती थी? निगेटिव हो जाती थी। ठीक है, ये आपका साइन हो गया कि किसकी किसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी। आई थिंक ये जो फोकल लेंथ है ये सेम रहती है। ठीक है, दोनों की, लेंस की भी और मिरर की भी। अब आ जाता है नेक्स्ट, आपका क्या हो जाता है? थर्ड है फॉर लेंस साइन F1 F2 आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों के साइन अलग अलग होंगे, लेकिन हमें क्या लेना है? F2 लेना है। इफ द सेम मीडियम एग्जिट द बोथ लेंसेज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ F1 F2। ठीक है, ऐसे आपको कह सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइन की है। ठीक है, अब अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। पहले हम देख लेते हैं रे डायग्राम की, कौन सी रे कहाँ से पास होके जाएगी।
जैसे पहले लेंसेज में देखे थे कि जैसे एक पैरेलल रे आ रही हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो फोकस से होकर जाएगी। अगर फोकस से कोई भी इंसिडेंट रे पास होकर आ रही है तो वो पैरेलल जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, द लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास होकर जा रही है तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन वो सीधा स्ट्रेट चली जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन। वो किधर भी डेविएट नहीं करेगी, वो सीधा सा अपने स्ट्रेट पाथ में जो फॉलो करते हुए जा रही है उसी पाथ में वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई चली जाएगी, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो। ओके, ये आप डायग्राम देख लीजिए, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जा रही है तो वो सीधा होती हुई चली जा रही है। ऐसे ये सेकंड है आपका मतलब कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस में भी सीधा वो पास होती हुई चली जा रही है। सेकंड, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो सेम है आपका। अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पे मीट करेगी। अभी देखा था जो कॉन्वेक्स लेंस होते थे वो कन्वर्ज होने का काम कर रहे थे तो कन्वर्जिंग लेंस हो जा रहे थे, और जो कॉनकेव होते थे वो आपके डाइवर्जिंग लेंस हो जा रहे। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जा रही, लाइट को डाइवर्ज कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन फोकस से मीट होकर जाने वाले हैं वो इंसिडेंट रे। ओके, अब नेक्स्ट आपका थर्ड जो है, अगर कोई भी लाइट लाइट की रे अगर कोई भी फोकस से निकल रही है ना, अच्छा ये तो पहला हो गया था। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही हैं तो वो फोकस पे मीट होंगी। ये F1 की बात करी जा रही है। वो फर्स्ट फोकस था, ये वो सेकंड था, ये फोकस है सेकंड थर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर कोई भी रे फोकस से इमिट हो रही मतलब फोकस से होकर जा रही हैं तो वो पैरेलल निकलेंगी। ओके, ऐसे ही यहाँ पे भी अगर वो फोकस से मीट हो रही हैं, कोई भी डाइवर्जेंट मतलब क्या है इंसिडेंट रे आ रही हैं, वो फोकस पे अगर मीट हो रही हैं तो वो रिफ्रैक्ट होके पैरेलल जाएंगी ही। किसके पैरेलल जाएंगी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जाएंगे। थर्ड क्या है आपका पॉइंट, फोर्थ क्या है, a parallel beam of incident ray which is not parallel to the principal axis after reflection through they meet at the focus second focus, ठीक है। अगर कोई भी लाइट, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, कोई भी लाइट की इंसिडेंट रे अगर वो कहीं से भी पैरेलल आ रही हैं तो वो बाद में रिफ्रैक्ट होके वो सेकेंड फोकस पे कहीं भी वो मीट करेंगी। ओके, चाहे वो कॉनकेव में हो या कॉन्वेक्स में हो। ओके, कॉनकेव लेंस में हो या कॉन्वेक्स लेंस में हो। फिफ्थ पॉइंट आपका कह रहा है, द लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट सिचुएशन द फर्स्ट फोकस प्लेन द कॉन्वेक्स लेंस और अपीयर गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट फोकल पॉइंट। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट आप देख लीजिएगा। अगर जैसे आपने अभी फोर्थ पॉइंट में पढ़ा क्या कि कोई भी पैरेलल रे अगर इंसिडेंट रे आ रही हैं तो वो फोकस पे कहीं भी मीट होंगी। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर कोई भी, फिफ्थ पॉइंट में यही है, अगर कोई भी रे इंसिडेंट रेज फोकस से अगर आ रही है ना, कहीं से भी फोकस से F1 से आ रही हैं तो वो जाएंगी क्या, रिफ्रैक्ट होके दोनों पैरेलल हो जाएंगे। वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं होंगे, वो दोनों आपस में ही पैरेलल हो जाएंगे। ये तो सारे रहे आपके रे डायग्राम्स, ठीक है। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे पहले। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस अभी देखा था जो आपका कॉनकेव मिरर होता था, उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। तो इसमें आई थिंक डायग्राम वही 6-7 डायग्राम्स होंगे, 6-7 इमेजेस बनेंगी। फिर जो कॉनकेव लेंस होगा उसमें तो थोड़ी सी ही इमेजेस बनेंगी, उसको खत्म कर लिया जाएगा। ओके, तो पहला देखते हैं, पहला उसमें क्या, पहला देखते हैं क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा ना, अगर वो F1 की बात कर रही है, अगर वो F1 साइड इंफिनिटी पे होगा ना ऑब्जेक्ट, तो जो इसकी इमेज बनेगी जाके, वो बनेगी रियल बनेगी, और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनने वाली है, इन्वर्टेड बनने वाली है और रियल बनने वाली है। वो किधर बनेगी, F2 पे बनेगी, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे विच इज फॉर्म्ड एट
रियल और इन्वर्टेड, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। अभी पहले देखा था उस दिन पॉइंट साइज बन रहे थे और हाईली डिमिनिश्ड अपोजिट साइड ऑफ ए लेंस यानी कि सेकेंड फोकस पे आपका इमेज बनने वाली है। अभी इन्फिनिटी पे देख लिया। अब सेकेंड क्या है, कहीं आपका अगर when object is placed between twice of focus फोकल लेंथ एंड इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी और डबल F1 के बीच में रखी हुई है, मतलब F1 पे नहीं है, F1 के जस्ट डबल पे रखी हुई है और इंफिनिटी के बीच में है, तो जो इमेज फॉर्म होगी ना वो F2, मतलब जो ट्वाइस F2 होगा और F2 होगा उसके बीच में होगी। ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस F2 का इससे ये रिलेट कर लीजिएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे उस टाइम हम लोग क्या कर, जैसे ये जो फोकस होता है वो हाफ ही तो होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस का, तो रेडियस का अगर ट्वाइस कर देंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, कहा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई भी इमेज रखी हुई, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो अपोजिट साइड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉलर बनेगी, किसके, ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनेगी। देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है, तो इसके बीच में ही बन रही है अगर वो इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखी हुई है, इन्फिनिटी ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका थर्ड इमेज है, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो यानी कि 2F2 पर 2F1 पे रखा, 2 टाइम्स ऑफ F1 मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C1। ठीक है, जब यहाँ पे रखा हुआ होगा तब आपकी जो इमेज बनेगी वो तो अपोजिट साइड तो बनने ही वाली है, मतलब F2 साइड तो बनने ही वाली है, और बनेगी कहाँ पे, एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। देखिए द डिस्टेंस 2F2 पे ही बनेगी और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और इक्वल बनेगी। सेम आप रिलेट कर लीजिएगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर से ही। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये F1 साइड बन रहा है, ऑब्जेक्ट अगर F1 साइड रखा होगा तो इमेज जो बनेगी वो F2 साइड बनेगी आपकी। ओके, और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऑब्जेक्ट रखा होगा। ओके, नेक्स्ट आपका फोर्थ इमेज क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, फोकस। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2F1 के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा तो आपकी जो इमेज बनने वाली है, जो आपकी इमेज बनने है विच इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस बिटवीन 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। ठीक है, ये चीज आपको नोट करने वाली है, बस यही चीज आप नोट कर लीजिएगा। वहां पे क्या हो रहा था, जब लेंस, जब मिरर पढ़ रहे थे, तो जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी होती थी ऑब्जेक्ट, जब रखा होता था तो कहाँ बनता था, हाँ, फोकस, हाँ, इन्फिनिटी और फोकस के ही बीच में बनती थी, वो 2F2 के बीच में बनता था। ओके, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, लार्जर बनेगा ऑब्जेक्ट से और रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये रिलेट करके चलिएगा कि किससे, कॉनकेव मिरर से आप रिलेट करके चलेंगे तो फिर बहुत आसानी से आप ये चीज समझ जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ में क्या कह रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ ना F1 पे, तो जो इमेज बनने वाली है वो सेकेंड साइड में इन्फिनिटी पे बनने वाली है। ठीक है, और लार्जर बनेगी, लार्जर देन द रियल, और इन्वर्टर तो बनने वाली ही है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, ये आपका फिफ्थ इमेज हो गया। लास्ट इमेज आपका सिक्स क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस यानी कि F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर, वहां पे क्या था, पोल के बीच था। जब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, तो आपकी जो इमेज बनने वाली है वो सेम साइड बनेगी। पहली बात तो सेम साइड बनेगी। ठीक है, सेम साइड बनेगी और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी यानी कि सीधी बनेगी, और लार्जर होगी, किससे लार्जर होगी, हाईली मैग्नीफाइड, इनलार्ज मैग्नीफाइड होगी, सबसे बड़ी इमेज बनेगी आपकी। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जब हम देखते क्या थे, मतलब देखते हैं, जब पोजीशन आपकी इन्फिनिटी पे होगी ना, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा होगा
इधर ये F1 साइड की बात हो रही है, ठीक है। F1 साइड की बात हो रही है। जब आपका ऑब्जेक्ट F1 साइड में इन्फिनिटी पे होगा तो जो इमेज बनने वाली है वो F2 पे बनेगी। F2 पे पॉइंट साइज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब कब रखा होगा, जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2F1 के बीच में रखा होगा, तो जो इमेज बनेगी वो किसके किसके बीच में बनेगी, इन फोकस और F2 के बीच में, मतलब कि F2 और 2F2 के बीच में, मतलब दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 था उसके बीच में बनेगी। ये भी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डेमिनिश्ड होगी, मतलब उससे थोड़ी छोटी होगी। जब आपका ऑब्जेक्ट सेके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2F1 पे रखा होगा ऑब्जेक्ट, तो जो आपकी इमेज बनने वाली है वो 2F1 F2 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C2 पे ही बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी और इक्वल साइज की बनेगी, ठीक है। साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जब बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो आपका जो इमेज बनने वाला है वो सेकेंड फोकस के साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, ठीक है। वो भी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा और इनलार्ज होगा। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ते हैं ना तो इमेज बढ़ने लगता है, साइज उसका इंक्रीज होने लगता है। जब आपका ऑब्जेक्ट F1 पे रखा होगा ना, फर्स्ट फोकस पे रखा होगा, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। पहली बात इन्फिनिटी पे बनेगी और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और इनलार्ज बनेगी जब आपका F1 पे रखा होगा, ठीक है, जब फोकस पे ही रखा हुआ। सिक्स में है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ, तो उधर ही सेम साइड में वर्चुअल और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी और सबसे बड़ी बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे इमेजेस फॉर्मेशन किसके किसके, कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। हम्म यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर एज अ रीडिंग लेंस। रीडिंग लेंस भी कहा जाता है किसको, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप अगर फोकस पे कोई चीज रखे हो तो आपकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और इन लार्ज, बहुत ही लार्ज बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। पहले आपने देखा था ना, जो कॉन्वेक्स लेंस देखा था, कॉन्वेक्स मिरर देखा था, उसमें क्या होते थे, दो ही इमेजेस बन रही थी। यहाँ भी सेम दो ही इमेजेस बनेंगी। वैसे ही अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला, हाँ, पहला, अगर आपका कोई भी, जैसे एक चीज देख लेते हैं, अगर, हाँ, which is found between the lens and focus towards the object is virtual erect or smaller than। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, तो जो उसकी इमेज बनने वाली है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस और उसके उस, अगर इन्फिनिटी तो कहीं ही नहीं जाएगी ना, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर हो गई, तो सेम साइड में बनेगी, सेम साइड में बनेगी, ठीक है। और वर्चुअल बनने वाली है, इरेक्ट बनने वाली है और बहुत ही छोटी बनेगी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। सेकंड कौन सा है आपका, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा ये देख लीजिए, देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या लिखा है रिमार्क में। फर्स्ट है, इन कॉनकेव लेंस व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा, इमेज विल ऑलवेज फाउंड बिटवीन द फोकस एंड, फोकस बनेगी, ठीक है, बिटवीन फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर पे बनेगी, ठीक है, बिटवीन फाउंड बिटवीन लेंस, ठीक है, लेंस पे ही बनेगी, लेंस के फोकस पे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनने वाली, जो कि वर्चुअल होगी और स्मॉलर होगी देन ऑब्जेक्ट और इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी। इसमें सिर्फ आप ये ध्यान रख के चलिएगा, कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हो ना, तो वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही आपकी इमेज बनने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग अपीयर टू द फोकस। ये तो आपने देख ही लिया है क्या क्या है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो पहला बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी एंड फोकस, सेकंड वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड और स्मॉलर, ये तीन टाइप की आपकी इमेजेस बनने वाली, क्या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड होगी इसमें, जो कि बहुत ज्यादा छोटी होगी किससे, इमेज इमेज से, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। सेकंड क्या है अपना, when we move more and more away from optical center of a concave lens the image become smaller and smaller size, अगर हम आगे जाते जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से दूर, तो आपकी जो इमेज बनती जाएगी वो छोटी से छोटी बनती जाएगी। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, द एट फोकस, जब मूव कराएंगे तो फोकस पे बनेगी, सेकंड है वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड और हाईली। ठीक है, अब उससे रिलेट कर लीजिएगा यहाँ पे, अच्छा आप देख लीजिएगा बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे कि क्या है, कॉनकेव जो लेंस हो, कॉनकेव जो मिरर पढ़ाया था उससे बिल्कुल आप हूबहू बिल्कुल उसका उल्टा देख लीजिएगा, कॉनकेव, नहीं कॉन्वेक्स जो लेंस पढ़ा, मिरर पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट देख लीजिएगा, क्या कॉनकेव लेंस। ओके, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा क्या, एट एनी वेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी पे कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, तो उसकी जो इमेज बनने वाली है, और क्या होगा, नेचर क्या होगा, जो उसकी इमेज बनेगी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड आपकी इमेज बनने वाली है। सेकंड क्या है, ये तो क्या फर्स्ट वाला हो गया, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ। सेकंड क्या है, जब आपका सेम साक्षात इन्फिनिटी पे ही ऑब्जेक्ट जब रखा होगा, तब कहाँ पे बनने वाला है, तब वो इमेज उसका फोकस पे बनने वाला है, जो कि ये आपका पॉइंट कह रहा है। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, वो भी वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और हाईली डायमेंशनल इमेज बनेगा। ओके, ये तो सारे आपके हो गए क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के द्वारा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं देख लेते हैं। पहला क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन ए कॉनकेव लेंस विल बी वर्चुअल। ठीक है, ऑलवेज वर्चुअल, जो इमेज बनेगी ना कॉनकेव लेंस की, वो ऑलवेज वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी और डेमनिस मतलब छोटी रहेगी। अब यही अगर हम कॉन्क्यूवेक्स लेंस की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होती थी, इनलार्ज भी बन रही थी। ठीक है, कि जितनी देखो पहले की बन रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम बन जाती थी, उसके बाद में इनलार्ज बनने लगती थी। यहाँ तक कि अगर जो एक बन रही थी इमेजिनरी वर्चुअल इमेज बन रही थी, वो भी बहुत बड़ी बन रही थी। ठीक है, सेकंड में क्या है, इफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट और वर्चुअल, अगर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज है तो क्या होगा, वो इनलार्ज होगी। देन लेंस विल बी कॉन्वेक्स, अगर आपकी जो इमेज है ना वो इमेजिनरी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, और ये भी एक कंडीशन दे दी गई है इनलार्ज है, तो वो जो लेंस होगा वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर कह दिया गया है छोटी है तो वो आपका कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ओके, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ लेंसेस, लेंस के केस में टाइप्स ऑफ इमेजेस कौन कौन सी बनती है, रियल बनती हैं और वर्चुअल बनती हैं। ठीक है, वर्चुअल के साथ में क्या आता है आपका, इरेक्ट आता है, और रियल के साथ में क्या आता है आपका, इन्वर्टेड, उल्टा बनेंगी। ओके, ये दो टाइप की आपकी इमेजेस बनने वाली हैं किसके, लेंस के केस में। अब ये सेकंड वही आपको बता दिया ना, वर्चुअल के साथ में आपका अपराइट होगा, यानी कि सीधी होंगी जब आपकी इमेजेस जो होंगी इरेक्ट होंगी, और जब इरेक्ट को ही अपराइट कहा जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड क्या होंगी, जब आपकी इमेजेस रियल बन रही होंगी तब आपका इन्वर्टेड होंगी, जो कि वर्टिकली अपोजिट होंगी। ठीक है, ये आपने देख लिया था। नेक्स्ट आपके क्या है, आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है और ये सर्कुलर ग्लास प्लेट है। ठीक है, देख कर भी हम पहचान सकते हैं। पहला है, हम उनको दोनों को देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सा लेंस है। ठीक है, अगर आपका बीच से, जैसे कि बीच से उभरा हुआ हो तो वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, अगर बीच से ये पतला हुआ है तो ये आपका कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड के फर्स्ट क्या है, ऑन सीइंग द इमेज, हम उसमें इमेज देख करके बता सकते हैं। ऑन कीपिंग द कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस और सर्कुलर ग्लास प्लेट ऑन, इस अल्फाबेट, अल्फाबेट में देखते हैं
तो क्या होगा, द साइज ऑफ अल्फाबेट सीन इनलार्ज, अगर हमें साइज इनलार्ज दिखता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हमें उन अल्फाबेट का साइज जो है वो छोटा दिखता है तो वो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अगर वो उनका साइज, इफ द साइज रिमेन्स सेम, अगर उनका साइज सेम दिखता है तो वो क्या है, एक ग्लास की प्लेट है। ठीक है, सेकंड क्या है, दोनों को टच करके, अभी हमने बताया कि टच करके देख सकते हैं, अगर थिक जो, अगर सेंटर थिक हो और ये पतले जो उसके साइड्स हैं वो पतले हों, तो वो आपका वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। और सेंटर अगर पतला हो, साइड्स मोटे हो, तो आपका कॉनकेव लेंस होगा। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है अपना यूजेस देख लेते हैं किसके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या क्या है। ओके, तो फर्स्ट आपका यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द सेवरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक एग्जांपल माइक्रोस्कोप, क्यों, क्योंकि ये इन लार्ज इमेज दिखाता है, टेलीस्कोप, फोटो कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर, ये सब हमारे जो बनते हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। सेकंड क्या है, वॉच रिपेयर, यूज वॉच रिपेयर जो होता है ना, जो वॉच को रिपेयर करता है, क्यों, क्योंकि वॉच में बहुत छोटे छोटे हमें मशीनरी वर्क करने होते हैं, तो उनको हमें बड़ा देखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा वो जो कॉन्वेक्स है वो मैग्नीफाइंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा ऑब्जेक्ट को, इमेज जो होती है वो उसका बड़ी बन जाती है। थर्ड आप क्या कह रहा था, द प्रॉब्लम ऑफ फियर फार साइड में, मतलब हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, कैन बी रिमूवेबल बाई यूजिंग लेंस। अभी हम देखेंगे ना डिजीजेस के बारे में, तब इसमें पढ़ेंगे क्या, कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइड में अगर हमें पास का नहीं दिखता है तो उसे देखने में क्या होता है, हमें हेल्प करता है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। अब नेक्स्ट आपका क्या है, सेकंड, कॉनकेव लेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, इट इज यूज इन है गैलीलियन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में यूज किया गया। और सेकंड क्या है, फॉर द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट साइडनेस, मतलब दूर का देखने में हमें दिक्कत होनी, मतलब मायोपिया है, तो हमें इसको यूज करना चाहिए। इट इज यूज फॉर वाइड एंगल स्पाई होल डोर्स, ठीक है, जो मतलब खुफिया दरवाजे होते हैं उसमें हमें बहुत बड़ा देखने के लिए हमें यूज किया जाता है क्या, कॉनकेव लेंस यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है क्या, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, कौन कौन से कैसे कैसे साइंस होते हैं, जैसे आपने देखा था कि फोकल लेंथ का क्या साइन होगा, कैसा क्या होगा, और ऑब्जेक्ट का क्या साइन होगा, ये सब देख लेते हैं कि कौन कौन से साइन होते हैं किसे लेंसेज में। ठीक है, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट ऑफ द लेंस, लेफ्ट में रखा होगा, दिस इम्प्लाइज दैट द लेफ्ट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द लेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से आ रही है तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो एलएचएस में होगा। तो अच्छा, जो ऑब्जेक्ट होगा यू जो होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज नेगेटिव में हो जाएगा यू उस, ठीक है, ये देख लिया। अब सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या है, all distances parallel to the principal axis are measured from the optical center of the lens, जितनी भी डिस्टेंस होंगी ना, चाहे फोकल लेंथ हो या u की डिस्टेंस हो या v की डिस्टेंस हो, ये सारी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी। थर्ड आपका पॉइंट है, all the distances along the principal axis which are measured from to the right side of a optical center on right hand are positive, जितनी भी राइट हैंड साइड होंगी ना वो सारी आपकी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जैसे इमेजेस बन रहे थे ना जो कॉन्वेक्स में, वो सारे राइट हैंड साइड में बन रहे थे ना, इन्वर्टेड बन रहे थे, रियल बन रहे थे, वो सारे पॉजिटिव होंगे, उसकी वी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और the all the distances along with the principal axis which are measured to the left of the optical center on the are negative, जो भी लेफ्ट होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगे। फिफ्थ में, the vertical distance measured perpendicular ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस विच आर अबव, जो अबव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो बेलो होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ सिक्स सेवन पॉइंट में, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, किसका, कॉन्वेक्स कॉनकेव का।
कॉनकेव का नेगेटिव हो जाएगा और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। यही सेम चीज जो ऊपर अभी हमने बताई है ना, यही सेम चीज लिखी किसमें हुई है, इस इंपॉर्टेंट नोट में। ये भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा और भी गिवन है। ए पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस वी इन केस ऑफ लेंसेज मींस रियल बन रही है इमेज। अगर पॉजिटिव है किसकी इमेज की डिस्टेंस, अगर वी जो है वो पॉजिटिव है, तो आपकी जो क्या बन रहा है, जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। अगर नेगेटिव इमेज की डिस्टेंस है तो इन केस ऑफ वो इमेज वर्चुअल बन रही है। ठीक है। अगर यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर उसका मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव है, तो जो इमेज है वो इरेक्ट बन रही होगी। इरेक्ट यानी कि आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है। अगर यही निगेटिव मैग्निफिकेशन है तो वो शो कर रहा है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, मतलब उल्टी बन रही है। ठीक है। इरेक्ट आपकी यानी कि सीधी बन रही है, अपराइट बन रही है। अपराइट जो बनती हैं वो वर्चुअल बनती हैं, और इन्वर्टेड जो बनती हैं वो आपकी रियल इमेजेस बनती हैं। तो रियल में आप देख लीजिएगा क्या होगा, निगेटिव होगा, और वर्चुअल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल सीधी बनती हैं, तभी पॉजिटिव होगा। ऑल वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट एंड अपराइट। जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होंगी वो इरेक्ट होंगी और अपराइट होंगी, और जितनी भी रियल इमेजेस होंगी वो इन्वर्टेड होंगी और इरेक्ट इन्वर्टेड होंगी और क्या कहते हैं, रियल होंगी इमेजेस। ठीक है, जितनी भी रियल इमेज। फिर क्या कहता है, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आल्सो शोज दैट इमेज इज वर्चुअल। जो पॉजिटिव है यहाँ भी लिखा हुआ आ जाता, पॉजिटिव शोज दैट इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट इमेज वही वर्चुअल इमेज, और वहीं अगर इन्वर्टेड है तो वहीं क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। अरे यार, वो नॉट वर्चुअल होगी। ठीक है। जिसको क्या होगी, जो वर्चुअल इमेज होगी उसे हम सीट पर नहीं वो कर सकते हैं, वो सिर्फ जब तक उसके सामने है तब तक ही वो हो सकती है। बाई कन्वेंशन ऑफ द By convention of the object, distance is always taken as negative in all case. ठीक है। In a concave lens is always a form virtual and erect image। जो कॉनकेव लेंस होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ सभी जगह पे दो ही उसमें इमेजेस, जहां भी ऑब्जेक्ट रखा होगा ना उन सभी की जो इमेज इमेज बनेगी किसमें, कॉनकेव लेंस में बनेगी, वो सभी में इमेजिनरी बनेगी, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है। यहाँ पे आज अपना खत्म होता है। क्या क्या खत्म हुआ, रिफ्रैक्शन खत्म हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म हुआ, और आपका रिफ्रैक्शन देखा, ग्लास स्लैब देखा, और साइन कन्वेंशन देख लिए, और ये आपका क्या देख लिया, इमेज फॉर्मेशन देख लिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। कल अपना टॉपिक जो होगा वो होगा आपका लेंस फार्मूला, जो कि लेंस फार्मूला होगा और मैग्निफिकेशन होगा, साथ में ही पावर होगा। ठीक है। यहाँ ये करके हम लोगों का चैप्टर होगा खत्म। इसके बाद आई थिंक हमें लग रहा है कि ये जो पढ़ा के इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज में दिया गिवन है। ठीक है। 50 और 60 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट होंगे वो करेंगे रिवीजन के पर्पज से, और बाकी आपको करना है। आप बोलेंगे तो सारे करवा दिए जाएंगे। ठीक है। आप तो देखिएगा इस चैप्टर को, यहाँ तक देखिएगा और एंजॉय करिएगा। ओके। और इस चैनल को लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।